Assalamualaikum everyone. Hope you all are fine and blessed. My name is Rimsha Malik and I am back again with another new video. And the topic of today's learning is levels of organization. So इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. फ़र्ज़ कीजिए कि आप एक बहुत अच्छी कंस्ट्रक्ट हुई हुई बिल्डिंग को देखते हैं. तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या वो बिल्डिंग हमेशा से इसी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में मौजूद थी? सो द आंसर इज़ ऑब्वियसली नॉट. जाहिर है कि उस बिल्डिंग को स्टेप बाय स्टेप मैनर में बनाया गया होगा. ठीक है, कुछ स्टेप्स को फॉलो किया गया होगा, फिर ही उस बिल्डिंग को बनाया गया होगा और सिंपल से फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बनाया गया होगा, राइट. और उस बिल्डिंग को बनाने में कुछ फाउंडेशन मटेरियल्स की भी ज़रूरत पड़ी होगी, राइट, जैसे कि ब्रिक्स, जैसे कि सीमेंट. बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ की बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ भी हमेशा से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में तो मौजूद नहीं होती ना. लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ को बनाने के लिए भी हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है और स्टेप बाय स्टेप ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ बनती हैं. ठीक है, तो इसी चीज़ को क्या कहा जाता है? लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ जिस तरह से बनी हुई होती हैं और जिन लेवल्स को फॉलो करते हुए वो बनती हैं, उनके हर एक लेवल को हम स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले हम मैटर से स्टार्ट करते हैं. मैटर क्या है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज नोन एज मैटर. हर वो चीज़ जो कि जगह घेरती है और जिसका अपना मास हो उसे मैटर कहते हैं. ठीक है, और यूनिवर्स में बहुत सारा आपको मैटर देखने को मिलेगा. मैटर जो है वो किससे बना हुआ होता है? मैटर एटम्स से मिलके बना हुआ होता है. अब एटम क्या है? एटम इज द सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ मैटर. ठीक है, और एटम का स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे तो वो किस तरह का होता है कि बीच में सेंटर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और उसके इर्द गिर्द के जो रीजन्स हैं उन्हें शेल्स कहा जाता है. ठीक है, ये एटम का स्ट्रक्चर आपने अर्ली क्लासेस के अंदर स्टडी किया होगा. अब ये जो एटम है इसके अपने अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं. एंड दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ये तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं. इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड विच आर प्रेजेंट in the shells surrounding the nucleus, and protons are positively charged and neutrons are neutral, and both these protons and neutrons are present inside the nucleus of an atom, right. तो अगर सेम टाइप ऑफ एटम्स कंबाइन हो जाए तो वो एलिमेंट बनाते हैं. एलिमेंट क्या है? एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स मौजूद होते हैं. अब एलिमेंट्स जो अब तक डिस्कवर हो चुके हैं वो हैं 118 एलिमेंट्स और आगे भी रिसर्च जारी है और जिसमें से 16 एलिमेंट्स जो है लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और उसमें से भी जो 6 एलिमेंट है वो बेसिस ऑफ लाइफ है. यानी बहुत सारे लिविंग बॉडीज़ के ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल के, वो एलिमेंट्स उन्हें बनाने में हेल्प करते हैं, उन्हें हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं. अब ये जो बायो एलिमेंट्स हैं ये 6 हैं. कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस. यहाँ देन एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद है मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट. तो मॉलिक्यूल क्या है? जब दो या फिर दो से ज़्यादा एटम्स आपस में कंबाइन हो जाएं केमिकल बॉन्ड्स के थ्रू तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं. ठीक है, सो व्हाट इज मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल इज कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स. ठीक है, मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स. अब ये जो मॉलिक्यूल हैं ये दो टाइप के हो सकते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स. माइक्रो मीन्स स्मॉल, मैक्रो मीन्स लार्ज. तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे? जो छोटे छोटे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहा जाता है. ठीक है, और जो बड़े बड़े लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, उन्हें हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं. तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स की एग्जाम्पल है जैसे कि ग्लूकोज यानी शुगर और फैट्स. ठीक है, अमाइनो एसिड्स, ये सारे के सारे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है, अच्छा फन फैक्ट ये है कि यही माइक्रो मॉलिक्यूल जब आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाए
यानी बहुत सारी शुगर्स जुड़ जाएं, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स जुड़ जाएं, बहुत सारे फैट्स जो है जुड़ जाएं अगर आपस में, तो वो क्या बनाते हैं, वो मैक्रोमोलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, यानी माइक्रो मॉलिक्यूल ही कंबाइन होकर मैक्रो मॉलिक्यूल, लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अगर शुगर्स कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि लार्ज फॉर्म ऑफ शुगर। और अगर अमाइनो एसिड्स कंबाइन होंगे तो वो बनाएंगे प्रोटीन। ठीक है, अगर फैटी एसिड्स और प्लस ग्लाइसरोल, ये दो छोटे यूनिट्स हैं, अगर ये कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे, लिपिड्स। लिपिड्स यानी कि चिकनाइयाँ। ठीक है, इसी तरीके से अगर न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइन हो, न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, ये भी छोटे छोटे यूनिट्स हैं, ये अगर कंबाइन होंगे तो ये बनाएंगे न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो कि डीएनए और आरएनए। अब ये मैंने इतना सारा क्या कह दिया, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो लेट मी मेक दिस वेरी सिंपल। तो ये जो मैंने 4 मैक्रोमोलिक्यूल्स के नाम लिए हैं, प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये 4 मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो कि हमारी लाइफ के लिए और जो लिविंग बॉडीज़ का जो स्ट्रक्चर है, जो सेल के अंदर के स्ट्रक्चर्स हैं, उन्हें बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यानी ये 4 मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। ठीक है, और क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं तो इन्हें हम मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ भी कहते हैं। ठीक है, और क्योंकि ये लाइफ के लिए इसेंशियल है, लाइफ को बना रहे हैं, तो इसीलिए हम बायो मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। यही मैक्रो मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर के स्ट्रक्चर्स को भी बना रहे होते हैं, और उन स्ट्रक्चर्स को हम ऑर्गेनल्स कहते हैं। ऑर्गेनल्स आर द सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स। ऑर्गेनल्स क्या हैं, ऑर्गेनल्स ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये ऑर्गेनल्स इन्हीं मैक्रोमोलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से मिलके बने हुए होते हैं। यानी मैक्रोमोलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होंगे, उनके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन आ जाएगी, एक बाउंड्री आ जाएगी, और इस तरह से ये ऑर्गेनल्स का स्ट्रक्चर बना देंगे। ठीक है, सिंपल आप ये याद रखें कि मैक्रोमोलिक्यूल्स की ही मदद से सेल के अंदर के स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं, जिन्हें हम ऑर्गेनल्स कहते हैं। अब दो यहाँ पर ऑर्गेनल्स की एग्जाम्पल लिखी हुई है, माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है सेल में, और क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। यानी प्लांट जिसके ज़रिए जिस प्रोसेस के ज़रिए अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें क्लोरोप्लास्ट उनकी हेल्प करता है। अब ये जो ऑर्गेनल्स हैं, ये जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसे सेल कहा जाता है। सेल क्या है, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल्स के बने हुए होते हैं। ठीक है, सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को भी बनाता है, और हर एक सेल फंक्शन भी परफॉर्म करता है। ठीक है, ताकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज वर्क कर सकें। अब सेल आ गया, ठीक है, बेसिक यूनिट है ये लाइफ का, ये तो लाजमी हो, फाउंडेशन है, ये नहीं होगा तो लाइफ नहीं होगी। और इस सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, ऑर्गेनल्स। ठीक है, अगर हम पीछे की साइड पे देखना शुरू करें तो ऑर्गेनल सेल के अंदर के स्ट्रक्चर हैं जो कि इन्हीं मैक्रोमोलिक्यूल्स यानी लार्ज मॉलिक्यूल्स से मिलके बने हुए हैं, जो कि हमने पीछे स्टडी किया। ठीक है, अब ये सेल के अंदर का जितना भी लिविंग मटेरियल है, जितने भी ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स और दूसरे मॉलिक्यूल्स, सेल के अंदर का लिक्विड, जितना भी लिविंग मटेरियल है सेल का, उसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल। ठीक है, यानी कि ये सारे मॉलिक्यूल्स वगैरह जो है, इन्हें मौजूद होने के लिए कोई मीडियम भी तो चाहिए ना सेल के अंदर। एक सेल के अंदर का लिक्विड है, उसके अंदर ये जो है सस्पेंडेड होता है, तो इस पूरे लिविंग मटेरियल को सेल के प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। सो अब आ जाता है टिश्यू। टिश्यू क्या है, जब सिमिलर सेल्स यानी एक जैसे सेल्स अगर आपस में कंबाइन हो जाएं और एक खास फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, तो वो टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, अब टिश्यू की डिफरेंट एग्जांपल्स हो सकती हैं, सच एज स्किन टिश्यूज, नर्व टिश्यू। स्किन टिश्यू बनाने के लिए बहुत से स्किन सेल्स आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे तो वो स्किन टिश्यू बना देंगे और एक खास फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे। नर्व टिश्यू, बहुत सारे नर्व सेल्स ज्वाइंट हो जाएंगे तो वो नर्व टिश्यू बना देंगे। देन हमारे पास आ जाता है फिर ऑर्गन।
ऑर्गन किस तरीके से बनता है, जब डिफरेंट टिश्यूज़ आपस में कंबाइन हो जाएं और एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हों तो वो फिर ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, टिश्यू बनाने के लिए सेम सेल्स का होना ज़रूरी है, लेकिन ऑर्गन बनाने के लिए डिफरेंट टिश्यूज़ का कंबाइन होना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हार्ट है जो कि एक ऑर्गन है। ठीक है, और इस हार्ट के अंदर 3 टाइप के टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, मसल टिश्यू, नर्व टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। ये सारे टिश्यू हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तभी जो है हार्ट ब्लड को पंप कर पाता है, क्योंकि ये सारे टिश्यूज़ वहाँ पर मिलकर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये तीनों टिश्यूज़ मिलकर हार्ट को बनाते हैं जो कि एक ऑर्गन है। ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में, कोऑपरेशन में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, तभी फिर एक ऑर्गन सिस्टम काम कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे 2 ऑर्गन्स हैं, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, जब ये दोनों ऑर्गन्स साथ मिलकर काम करेंगे तभी जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर पाएगा। और इस डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या फंक्शन है, फूड को डाइजेस्ट करना। ठीक है, और ये डाइजेस्टिव सिस्टम फूड को तभी डाइजेस्ट कर पाएगा जब इसके ये ऑर्गन्स एक साथ मिलकर काम करेंगे, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। दीज बोथ आर द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी तरीके से हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। हमारे पास 2 ऑर्गन्स हो, एक हार्ट है और दूसरा ब्लड वेसल्स। ये हार्ट और ब्लड वेसल्स जब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे तभी जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर पाएगा पूरी बॉडी में। ठीक है, क्योंकि ये हार्ट और ब्लड वेसल्स सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, ये उसे बनाने में हेल्प करते हैं और वो फिर पूरी बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। नाउ वी हैव एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म एक कंप्लीट लिविंग एंटिटी को कहा जाता है, यानी कि जो कि कंप्लीट लाइफ को रिप्रेजेंट करे उसे हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है, जब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं तभी एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी काम करती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमारे पास है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसके थ्रू हम रेस्पिरेशन यानी ब्रीदिंग प्रोसेस कर पाते हैं, सांस ले पाते हैं, और सर्कुलेटरी सिस्टम जिसके थ्रू हमारी पूरी बॉडी में ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। ठीक है, अब ये दोनों आपस में किस तरीके से कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्टिव है उस वक्त, तो हमने ऑक्सीजन इनहेल की, वो लंग्स में गई। हमारा जब रेस्पिरेटरी सिस्टम काम कर रहा है उसी के साथ साथ हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम भी उसी वक्त काम कर रहा है, उसके साथ साथ एक्टिव है, उसके साथ मिलके काम कर रहा है। तो वही ऑक्सीजन जो हमने इनहेल की है सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर एंटर हो जाएगी और सर्कुलेटरी सिस्टम उसे ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देगा। ठीक है, इसी तरह के तरीके से पूरी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है वो लंग्स को दे देगा और वो रेस्पिरेटरी सिस्टम उसे लंग्स के थ्रू बाहर निकाल देगा बॉडी से। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं ना कि ये दोनों सिस्टम किस तरह एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इन द अपकमिंग वीडियो आई विल explain the remaining part further. So stay connected and watch the full video and share the link of my channel with your loved ones, with your friends and family, and take care of yourself. Keep learning. Thank you so much. Allah Hafiz.